भविष्यवाणी। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश और हमेशा की तरह विख्यात ज्योतिर्विद पंडित कृष्ण मुरारी मिश्रा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। दोस्तों, आज दीपावली है, तो सबसे पहले तो इस शो की तरफ से बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं और पंडित जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। ये दीपावली का दिन आप एक सांस्कृतिक तौर पर तो मनाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसका ज्योतिषी कारण भी कुछ है? इतनी अंधेरी रात को हमने उत्सव क्यों बना दिया? आइए पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, ज्योतिषी कारण क्या है दीपावली का? ये बड़ा महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। हिंदू मैथोलॉजी का तो वही है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जाएगा। कार्तिक अमावस्या को ये त्योहार मनाया जाता है जब दक्षिणायन अपने बिल्कुल मध्य बेला पर होता है। सूर्य नाम का ग्रह तुला की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है। उस समय ये फेस्टिवल मनाने की परंपरा होती है जब तुला में सूर्य विद्यमान होता है। अब तीन बातें पैदा होती हैं, इसके तीन कारण पैदा होते हैं। पहला कारण होता है कि इसका परंपरागत कारण क्या है जी, इसके वैज्ञानिक पहलू क्या हैं, इसके सामाजिक आधार क्या है। अगर हम वैज्ञानिक पहलू की बातें करें तो सामान्यतः ये शरद ऋतु के मध्य का त्योहार है जी। हिंदू मैथोलॉजी में दो फेस्टिवल बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक का नाम होली है और एक का नाम दिवाली है जी। होली बिल्कुल उत्तरायण के मध्य का त्योहार है और वो पूर्णिमा का त्योहार है, फुल मून का फेस्टिवल है जी। वो फुल मून के नेक्स्ट डे मनाया जाता है, फुल मून फेस्टिवल है। और दीवा प्रधान फेस्टिवल है, वो दिन में मनाया जाता है ना, जब लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, रंग खेलते हैं। ये रात्रि प्रधान है, ये संध्याकालीन प्रधान है। संध्या से लेकर मध्य रात्रि तक दिवाली का उत्सव मनाया जाता है जी। वो मेघ सूर्य के आगमन में मनाया जाता है और ये तुला संक्रांति में मनाया जाता है। वो बसंत ऋतु का त्योहार है, ये शरद का त्योहार है, जब हम हेमंत की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं जी। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी होती है। हमारी पृथ्वी वर्षा के जल को संग्रह कर चुकी होती है। गड्ढे, तालाब, पोखरे, नालियां, खाली जगहें पानी से भर चुकी होती हैं। इकट्ठा पानी विषाक्त हो चुका होता है और उसमें तमाम ऐसे जीव जंतु, ऐसे कीड़े मकोड़े उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं जो हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बड़े दूषित कहे जाते हैं। अच्छा, मौसम के परिवर्तन का यह संक्रमण काल, इसको शरद ऋतु कहा ही जाता है, ये हमारे सिस्टम में कफज इन्फेक्शन पैदा करना शुरू कर देता है। अच्छा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एलर्जी हो जाना, साइनसाइटिस हो जाना, एजमा हो जाना, एलर्जिक एजमा हो जाना, ऐसी बीमारियों का जन्म होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो हमारे मनीषियों ने सोचा कि अब तो हम तमोगुण की तरफ बढ़ रहे हैं ना, अंधेरे की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़ी रात्रि की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तब ज्योति पर्व मनाने की बड़ी आवश्यकता है, ज्योति जलाने की बड़ी आवश्यकता है। दूसरी तरफ वर्षा ऋतु के बाद जो हमारे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं ना, पानी में जल संग्रह हो जाता है, गड्ढे, तालाब, पोखरे, नालियां सब भर जाती हैं और वो इकट्ठा जल में ऐसे बैक्टीरियाज या ऐसे जीव जंतु उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं जो विषाक्त होते हैं जीवन के लिए। ये मौसम परिवर्तन का महत्वपूर्ण समय है। मैंने कहा ना कि दो सत्ताएं प्रमुख हैं, सूर्य की सत्ता और सैटर्न की सत्ता। सूर्य की सत्ता उत्तरायण प्रधान है और जो शनि की सत्ता वो दक्षिणायन प्रधान है। बिल्कुल उत्तरायण के मध्य में हम होली मनाते हैं और दक्षिणायन के बिल्कुल मध्य में कार्तिक महीने में हम इस पर्व को मनाते हैं। इसका एक और वजह होता है, हमारे मनीषियों ने, हमारे पराशर ऋषि ने जहाँ से नक्षत्रों की गिनती प्रारंभ किया उसको कृतिका नक्षत्र ले लिया। कृतिका को आदि नक्षत्र मान लिया, तो जो कार्तिक का महीना होता है उसको नक्षत्र मास में पहला महीना माना जाता है। तो नक्षत्र वर्ष की अगर कल्पना करें तो एक नया वर्ष शुरू होता है, तो क्यों ना उस नए वर्ष को हम उजाले में शुरू करें, प्रकाश से शुरू करें, ऊर्जा से शुरू करें, ताकि पूरा वर्ष ही ऊर्जावान रहे जी। तो उसमें तीन फायदा, जो वैज्ञानिक फायदा मिला कि जब बहुत सारे दीपक जलते हैं तो ये सारे कीड़े मकोड़े उसके पास इकट्ठे होते हैं और उस जलने वाली ऊर्जा से, उस जलने वाली रोशनी से तमाम कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और हमारा वायुमंडल बड़ा सुरक्षित हो जाता है। सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जिसको कफज कहते हैं और कफ को ऊर्जा की जरूरत होती है, कफ को गर्मी की जरूरत होती है, क्योंकि गर्म पार्टी कफ को सबसाइड कर पाता ना। तो जब हम बहुत सारे दीपक जलाते हैं, रोशनी जलाते हैं, तो कफ का पार्ट सबसाइड करता है, क्योंकि सूरज की रोशनी तो धीरे धीरे कम हो जाती है, दिन छोटे होने लगते हैं। अब
सूर्य में वो गर्मी नहीं मिलेगी हमको जो गर्मी के दिनों में गर्मी मिला करती है। तो वहाँ से रोशनी जलाने की परंपरा शुरू हो गई। और जो अमावस्या की रात होती है, चूँकि यह बिल्कुल साउथ पोल के सबसे माने प्रमुख अमावस्या कही जाती है ना, कि पूर्णतः अंधेरा होता है, तो यहाँ से रोशनी वाला पार्ट बढ़ जाता है। तो एक तो साइंटिफिक रीज़न हो गया कि हमारे वायुमंडल को शुद्ध करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए हम ज्योति पर्व मनाते हैं। सामाजिक बात करें अगर तो हमेशा जहाँ मौसम का संक्रमण काल है उस पार्ट पे ऐसे पर्वों की रचना की गई है जिससे समरसता पैदा हो, लोगों का मिलना जुलना, हंसना बोलना, खेलना शुरू हो। जो परंपरागत है, जो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशन में तो बात कहा गया ना कि भगवान राम 14 वर्षों बाद अयोध्या से वापस आए। अयोध्या वासियों ने मारे खुशी में ज्योति पर्व मनाया, दीपोत्सव बनाया कि आज राम का आगमन हो रहा है और एक सापेक्ष रूप से या परिलक्षित रूप से राम राज्य अब शुरू होने जा रहा है। लक्ष्मी की पूजा की जाती है। देखो जो हेमंत ऋतु का पार्ट है ना, मैंने बार बार कहा कि यह ऋतु संग्रह की ऋतु है, डिपॉजिट की ऋतु है। और जो भगवती लक्ष्मी हैं, ऐसा माना गया कि ये संग्रह की देवी हैं। ये धन धान, लोग अपने कुबेर की पूजा करते हैं, लोग अपने तिजोरियों की पूजा करते हैं, लोग अपने व्यावसायिक स्थलों की पूजा करते हैं। मैंने जहाँ जहाँ से अर्थ संग्रह वाला पार्ट होता है, जहाँ जहाँ से मटेरियल संग्रह का पार्ट होता है, उन सब की उपासना की जाती है। यह प्रतीक माना जाता है कि इनकी पूजा करने से हम अच्छा संग्रह कर पाएंगे, हम अच्छा पैसा कमा पाएंगे, अच्छा मेरा व्यापार चल पाएगा। तो ये मनुष्य अपने को सुरक्षित करने के लिए अपने अर्थ पक्ष को भी सिक्योर करना चाहता है, उस प्रतीक में ये पर्व मनाया जाता है, ये पूजा की जाती है। चलिए पंडित, बहुत अच्छा है और आगे भी इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो पूछेंगे कि ये लोग गैम्बलिंग करते हैं इस दिन, क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं। भविष्यवाणी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंडित जी, जुआ खेलने की परंपरा है, इसके पीछे क्या है कि क्यों लोग ये दूध क्रीड़ा में लिप्त हो जाते हैं, या और काफी कुछ उसमें जीतने और हारने का खेल चलता रहता है इस तरह से। दीपावली के साथ इसको जोड़ के क्यों देखा जाता है? और कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग दीपावली के दिन पैदा होते हैं या तो वो राजा होते हैं या तो रंक होते हैं, ये भी एक बात लोकाचार में आती है, तो ऐसा क्यों है? देखो, दूध क्रीड़ा होती है, लोग जुआ खेलते हैं, मस्ती करते हैं, और ऐसा भी ना कि लक्ष्मी का जो वाहन है उल्लू है जी। अब लक्ष्मी का वाहन उल्लू, इसका तात्पर्य क्या हो सकता है भाई? ये तो बड़ी जिज्ञासा का विषय है। देखो, ये बड़ा अच्छा संकेत है, एक बड़ा अच्छा ये एक तरह से प्रेरक संकेत है कि दो चीजें, कि अगर कोई बहुत अत्यधिक लक्ष्मीवान हो गया, बहुत अधिक धन संग्रह कर लिया, बहुत अर्थ को डिपॉजिट कर लिया, बहुत इकट्ठा कर लिया ना, तो वो उल्लू जैसे हो जाएगा, वो लक्ष्मी का वाहन बन जाएगा। उल्लू क्या करता है भाई? सारी दुनिया रात में सोती है, उल्लू बेचारा रात में ही जागरण करता है। उसको रात में ही देखता है, दिन में उसको देखता ही नहीं जी। तो जो अधिक डिपॉजिट कर लेता है वो उल्लू की तरह से बिल्कुल उल्लू होकर के वो निद्रा से वंचित हो जाता है। उसकी चिंता हमेशा अपनी तिजोरी पर लगी होती है कि भाई कहीं कोई रात के अंधेरे में हमारी तिजोरी का ताला न खोल ले, कहीं कोई चोरी न कर ले, कहीं को उसको क्षति न पहुंचा दे। वो उसके संग्रह में बड़ा चिंतित। तो एक पर्व बनाया गया इस पे कि अगर लोग थोड़ा सा दूध क्रीड़ा करें, लोग जुआ खेले, तो एक एंजॉयमेंट मिल जाएगा, एक उनको मनोरंजन मिल जाएगा। शनि का अवसाद वाला पार्ट नहीं आने पाएगा इस ऋतु में, जो अवसाद पैदा होता है अवसाद का पार्ट नहीं आने पाएगा जी। दूसरा एक पार्ट और होता है इसमें, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है कि रात्रि जो होती है इस ऋतु में बहुत बड़ी बड़ी होती है जी। और रात्रि जब बड़ी होती है, रात जितनी बड़ी होती है ना, तो हमारे पेट में बनने वाले, हमारे उदर में बनने वाला जो पित्त है, अम्ल पित्त है, ये रात के सोने में ही कंज्यूम होता है। अच्छा। प्रकृति के नियमानुसार जो बड़ी रात होती है, अम्ल पित्त उतना ही ज्यादा बनता है। जब अम्ल पित्त उतना ही ज्यादा बनता है तो जो पित्त है इसकी जो प्रक्रिया है वो तापक क्रम है, गर्म है। पित्त में अम्लज गुण पाए जाते हैं ना, तो ये रक्तचाप को बढ़ाता है। तो जितने हाइपरटेंशन के रोगी होते हैं वो कहीं अगर इंसोमिनिया से ग्रस्त हो गए, अनिद्रा से ग्रस्त हो गए, तो इस मौसम में, इस ऋतु में जो हेमंत ऋतु है, वो हाइपरटेंशन के बढ़ने की बड़ी संभावना रहती है। तो उनको एक मनोरंजन चाहिए, रिक्रिएशन चाहिए, क्योंकि मनोरंजन हमारे स्नायु मंडल का सबसे अच्छा औषधि है, सबसे बढ़िया इलाज है। दूसरी, उसने जुआ के पार्ट को रख करके एक संकेत दे रहा है कि बेहतर है कि तुम ऐसा बनो कि अर्थ के पार्ट को डिपॉजिट करने में, उसके प्राप्त करने में भी तुम खुश रहो, और उसके हारने में भी, उसको लूज करने में भी, उसको खर्च करने में भी तुम खुश रहो। अच्छा। दोनों अवस्थाएं तुम्हारे पास खुशी की होनी चाहिए। ये मानो ठीक है,
अगर जीवन है तो जीवन में कभी अर्थ आएगा तो कभी अर्थ जाएगा। अर्थ का काम है आना जाना। तो तुम अर्थ के लिए इतना मत खो जाओ कि तुम्हारा जीवन उल्लूक जैसे बन जाए। तुम अर्थ को ऐसे लेके चलो कि अर्थ मेरी आवश्यकता है, हमें डिपॉजिट करना है, पर हमें एक जागरूक बने रहना है। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं बनना है कि हम उजाले में हमारी नींद गायब हो जाए और अंधेरे में हमारी नींद खुल जाए। ऐसा ना हो। तो एक जो जागरूकता बनी रहेगी तो तुम उस जुआ खेलने में एक तो तुम अविवेकशील नहीं होगे, तुम विवेक के साथ उसको एंजॉय करोगे। तुम बिल्कुल जुआड़ी पक्के पक्के नहीं बनोगे भाई। पंडित जी, अच्छी व्याख्या रही और मुझे लगता है कि दर्शक इससे बहुत लाभान्वित होंगे और इस बात को समझेंगे कि दीपावली का अर्थ क्या है। अब चिट्ठियां हैं कुछ सारी जो बिल्कुल चिट्ठियों की बात तो अवश्य होनी चाहिए। पहली चिट्ठी ज्योति जी की है जो बनारस से लिखती हैं। बड़ी दुखद मेरे ख्याल से ये पत्र है उनका, और उनकी समस्या ये है कि उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था कुछ दिनों पहले। माता जी उनकी पहली गुजर चुकी हैं और इस वजह से वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। इनकी बड़ी बहन की शादी हो गई है लेकिन फिर भी वो अपने ससुराल में खुश नहीं है। तो ये दोनों बहनें मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ट्यूशन वगैरह करके या किसी एजुकेशन सिस्टम में काम करके अपना घर परिवार चला रही हैं। एक छोटा सा शायद घर है उनका जो उनकी माँ ने बनवा रखा था। अब पिता ये भी नहीं चाहते हैं कि वो उसमें रहें। तो मुश्किल बहुत है इनके साथ। क्या करें, ये कैसे इससे निजात मिलेगा, जीवन कैसे सुखमय हो सकता है, आपकी शरण है। देखो, सबसे पहली बात तो ये पैदा होती है, या आप जानना चाहोगे, आपके अंदर एक उत्सुकता होगी ना, ये पारिवारिक विखंडन का कारण क्या है। जी। एक परिवार था, एक माँ था, एक बाप था, बच्चे पैदा हुए, एक अच्छा परिवार था, और वो परिवार एक ऐसा कारण बना कि बिल्कुल विखंडित सा हो गया, बिल्कुल अलग थलग सा हो गया। पिता पुत्री के रिश्ते खराब हो गए, माँ नहीं रही, माँ की मृत्यु हो गई। मिथुन लग्न है ज्योति का और वर्षा ऋतु का जन्म है, अगस्त का जन्म है। लग्न में मिथुन राशि है, कुंडली के दूसरे खाने में कर्क का शनि है, तीसरे खाने में सूर्य भी है, बुध भी है, शुक्र भी है। बाकी खाने खाली दिखाई दे रहे हैं। कुंडली के छठे खाने में वृश्चिक में राहु है, एकादश भाव में मेखस्थ बृहस्पति है और 12वें खाने में मंगल और केतु है वृक्ष राशि में। ज्योतिष एक बात कहना बहुत जरूरी कि उसकी जो कुंडली है ये बड़ा बहादुर कुंडली कही जाएगी और आज की तारीख में संघर्ष करते हुए अपना एक जिम्मेदारी निर्वाह कर रही है, निर्वहन कर रही है। ये बहुत अच्छी बात कही जाएगी। इस कुंडली को विकास भी उतना ही मिलना है जितना संघर्ष है। अच्छा, थोड़ी धैर्य की जरूरत है। मोस्टली ऐसे कुंडली की जो 35-36 वर्ष की अवस्था होती है वहां तक संघर्ष पूर्ण होता है। उसके बाद विकास का टाइम या प्रगति का समय भी शुरू हो जाता है। अब तो वो जो बड़ा खराब समय रहा और पिछले 4-5 सालों से बहुत ही खराब टाइम रहा। कर्क का शनि है ना, तो जब कर्क में शनि घूमते घूमते आया है और शनि चंद्रमा के बीच में यहाँ देखो ना स्थान परिवर्तन कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा कुंभ में है तो शनि नाम का जो ग्रह वो कर्क में और खडाष्टक भी दोनों के साथ में, तो मानसिक सुकून को छीन लेता है। और पिछले 4-5 वर्षों में शनि मिथुन से कर्क के बीच रहा है, ये ट्रांजिट का टाइम भी रहा है। तो ये 4-5 सालों में इस पारिवारिक जीवन का या ज्योति के जीवन का सबसे दुरूह समय था। अब तो उसे निकलती जा रही है। अब तो शनि सिंहस्थ हो चुका है, सामने आ चुका है। अब तो बड़ा कम समय में, बड़े आने वाले दिनों में, महीने 2 महीने से एक बड़ा अच्छा परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ ज्योति को एक राहत भी मिलना शुरू हो जाएगा और आगे बढ़ने के रास्ते भी मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो पंडित जी क्या करें, ज्योति क्या पहने, कोई स्टोन, कोई सबसे पहले तो आवश्यक है, सबसे पहले मैं से कहना चाहूंगा कि एक पत्थर धारण करने की बड़ी सख्त आवश्यकता इसके कुंडली में दिखाई दे रहा है, जिसका नाम ओपल नाम का पत्थर है। एक बढ़िया सा ओपल जिसका वजन 10 से 12 रत्ती के बीच का हो, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार के शाम को धारण कर लेवे। इसे धारण करके क्या फायदा है हमें अवगत कराए, या उसके महीने 2 महीने बीत जाने के बाद एक मोती भी ऐड कर लें। अच्छा, पर बेहतर अगर ओपल का फायदा बता के मोती ऐड करें ज्यादा अच्छी बात कही जाएगी। चलिए, उम्मीद है पंडित जी की ज्योति आपके मशवरे पर ध्यान देंगी। पर एक वक्त है ब्रेक का। तो दोस्तों चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस सप्ताह सितारे क्या हलचल मचाने वाले हैं आपकी जिंदगी में, इस पर नजर डालेंगे और नजर डालेंगे पंडित कृष्ण मुरारी मिश्रा। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भविष्यवाणी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दोस्तों, दीपावली की खुशियां तो आप मना ही रहे हैं। आइए ये देखते हैं कि इस सप्ताह बाकी मसलों में आप कैसे निपटेंगे। मेष राशि। अपने आसपास के वातावरण से चौकन्ना रहने की थोड़ी सख्त आवश्यकता। अपना बनकर धोखा देने की चेष्टा न करे या आपके पारिवारिक जीवन को शांत करने की कोशिश न करे। सप्ताह का अंत अच्छा दिखाई दे रहा है, थोड़ा मनोरंजन में लिप्त होते दिखाई दे रहे हैं। वृषभ राशि। सोची समझी योजनाएं आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। समय बड़ा ही अनुकूल मस्त दिखाई दे रहा है।
पर उदर विकार से पेट के रोग से सावधानी बरतने की सख्त आवश्यकता है। डॉक्टर की सलाह लें, इन्फेक्शियस चीजों से खाने में पूरी सावधानी बरतें। मिथुन राशि, धन का कार्य है आना जाना। थोड़ा आर्थिक किल्लतों से मन को बहुत अशांत न करें। पुनः धन कमाने की चेष्टा करें। मित्रों का सहयोग लेने की कोशिश करें। किसी मांगलिक कार्य में शरीक होते दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह का अंत काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। कर्क राशि, सप्ताह का प्रारंभ थोड़ा सावधानी बरतने की ओर संकेत दे रहा है, अतः वाहन आदि सावधानी पूर्वक चलाएं। जुए सट्टे जैसे कार्यों में भी विवेक का प्रयोग करें या बचकर रहने की चेष्टा करें। राजनीतिक प्रतिष्ठा आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। सामाजिक कार्यों में बड़े ही व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही कतई अच्छी बात न कही जाएगी। चौकन्ना होकर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सप्ताह का कुछ ऐसा ही संकेत है। अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो उसकी नियमित जांच कराएं। डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें। सम्मान मिलता दिखाई दे रहा है। आर्थिक पक्ष सप्ताह में काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। कन्या राशि, सप्ताह 3 रंगों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रारंभ बड़ा ही सुखद सभी दृष्टिकोणों से। मध्य थोड़ा पारिवारिक कारणों से मानसिक तनाव लिया हुआ। अंत पुनः आनंददायक कहा जाएगा। समकक्षों का सम्मान रखने में कोताही न बरतें। आत्मविश्वास को बढ़ाएं। धैर्यपूर्वक आगे बढ़ने की चेष्टा करें। तुला राशि, मेहमान नवाजी में बड़े ही व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। लगता है घर में कुछ मांगलिक कार्य होते दिखाई दे रहे हैं। व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने की चेष्टा करें। प्रणय संबंधों में प्रगाढ़ता लाने की कोशिश करें। जुए आदि में सावधानी बरतें। वृश्चिक राशि, अध्यात्म योग धर्म में संलग्न मन एक अच्छी दिशा की ओर संकेत दे रहा है। देव दर्शन की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। व्यक्ति विशेष से मुलाकात हो सकती है। नए व्यक्तित्व का अच्छा लाभ मिल सकता है। नए विचारों का सृजन हो सकता है। विचारों में और प्रगाढ़ता आती दिखाई दे रही है। धनु राशि, पूरा सप्ताह उपलब्धियों से भरा पूरा दिखाई दे रहा है। चाहे आप वकील हों, कलाकार हों, रचनाकार हों या राजनीतिकार हो। मन को भय से निकालने की चेष्टा करें। मनोबल को और मजबूत करें। प्रियजनों की मदद लेने की चेष्टा करें। अच्छे मित्रों के समीप जाएं। मकर राशि, विश्वास का फल और लाभकर भी होता है, अतः विश्वास को मजबूत बनाएं। संबंधों में विश्वास की प्रगाढ़ता लाएं। किसी की भावनाओं में बहकर कोई गलती न कर बैठें। इससे बचने की चेष्टा करें। अच्छे कार्यों में मन लगाएं। सफलता बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। कुंभ राशि, सप्ताह बड़ा ही अच्छा दिखाई दे रहा है। ग्रहों की मेहरबानी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। जहां हाथ डालेंगे वहीं भी लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। शेयर आदमी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आ चुका है। योजनाओं को आगे बढ़ाएं। धैर्य से आगे बढ़ने की चेष्टा करें। मीन राशि, वर्तमान योजनाओं में कुछ रुकावटें आती दिखाई दे रही हैं। इससे घबराएं नहीं। अच्छे मनोबल से पेश आएं। धैर्यपूर्वक इसका सामना करने की चेष्टा करें। अपनी गलतियों को थोड़ा एहसास करने की भी चेष्टा करें। सद्मित्रों या अनुभवी लोगों की सलाह लेने की चेष्टा करें। उम्मीद है कि ये सप्ताह भी आपका बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा गुजरेगा। लेकिन अगर आपके जीवन में थोड़ी भी कोई मुश्किल या परेशानी है तो पंडित जी उसके समाधान के लिए ही तो हैं। आप एक खत लिखिए, साथ में अपनी कुंडली भी भेजिए। हमारा एड्रेस नोट कीजिए। हमारा एड्रेस है भविष्यवाणी, रिस्पॉन्स सेल, सहारा वन टावर, कमला मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, लोअर परेल वेस्ट, मुंबई 400013। हमारा ईमेल एड्रेस है bhavishwani@tv.sahara-1.com। तो दोस्तों आज बस इतना ही। दीपावली की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, हमें खत लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अब हमें इजाजत दीजिए। आप सबको शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। भविष्यवाणी।